हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सह संबंध में विभिन्न प्रकार के जो प्रेजेंटेशन प्रश्न में होते हैं उनको देखते हुए किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग हमें करना पड़ेगा और सह संबंध में जो विभिन्न स्थितियां और हैं उन बातों को इस वीडियो में जगह दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है, अगर वो माध्य से विचलन लिए गए हैं, इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन वैल्यूज, तो ये सूत्र इस प्रकार से अपने पास में है। ये एक ही सूत्र है जिसका कि एक्सपांशन अलग तरीके से किया जा सकता है, लिखा अलग तरीके से जा सकता है। जैसे कि ये आर समेशन dx dy अपॉन n एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, ये प्राय जब अपने को प्रश्न में प्रमाव विचलन दे रखे हो या प्रसरण दे रखे हो, क्योंकि प्रसरण क्या है, वो एस डी का स्क्वायर है, तो एस डी ज्ञात कर लेंगे अंडर रूट करके प्रसरण का, वेरिएंस का। ऐसे ही कोवेरिएंस अपॉन एस डी मल्टीप्लाइड बाई एस डी ऑफ वाई। तो आप देखें ऊपर वाला सूत्र, अगर इसमें से इस पोर्शन को अलग कर दें तो नीचे एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन है वो किसके बराबर है, कोवेरिएंस है। तो कोवेरिएंस का सूत्र क्या है, समेशन dx dy अपॉन n। तो कोवेरिएंस या सहविचरण प्रश्न में अगर दे रखा हो और साथ में प्रमाव विचलन हो तो इस सूत्र का प्रयोग करें। ऐसे ही कोवेरिएंस, नीचे आप ये देखें, ये जो स्क्वायर किया हुआ है एस डी का, ये वास्तव में वेरिएंस है। अगर वेरिएंस प्रश्न में दे रखा हो तो वो सीधा इस जगह पर लिखा जा सकता है। इसके लिए अगर x श्रेणी का है तो x के लिए और y श्रेणी का है तो y के लिए। ऐसे ही अगर अपने को प्रश्न में दो श्रेणियां दे रखी हैं x और y, तो ऐसी स्थिति में x और y श्रेणियों में प्रत्येक में उनके माध्यों से विचलन निकालकर उन विचलनों के स्क्वायर का योग यहां पर आप x और y का लिखेंगे और जो दो विचलन आए हैं उनके गुणनफल का योग है वो ऊपर आकर लिखेंगे, तो इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही समेशन dx dy माइनस n x बार माइनस ए एक्स एज्यूम मीन ऑफ x सीरीज, y बार माइनस ए वाई एज्यूम मीन ऑफ y सीरीज अपॉन n एस डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एस डी ऑफ वाई। यानी कि प्रश्न में अगर आपने को डायरेक्ट कुछ सूचनाएं दे रखी हो और उसमें माध्य भी दे रखा हो और कल्पित माध्य भी दे रखा हो, एज्यूम मीन एंड मीन वैल्यूज, इफ बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन डायरेक्टली देन वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये सबसे पहले मैं एक सिचुएशन ले लेता हूं कि अगर हमें श्रेणी ही दे रखी हो तो हम क्या करते हैं। अगर हमें x श्रेणी और y श्रेणी दे रखी हो तो सबसे पहले इन सूत्रों का माध्य से विचलन की स्थिति में सूत्र का प्रयोग अगर अपन करने जा रहे हैं, कल्पित माध्य से करने का, अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा तो कल्पित माध्य से ही विचलन लेने चाहिए हमें। वो कंपैरेटिवली सूत्र बड़ा वाला उसमें अप्लाई होता है लेकिन कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं। x और y श्रेणी दे रखी है तो सबसे पहले हमें इसमें x बार ज्ञात कर लेना चाहिए, फिर उसमें हमें y बार ज्ञात कर लेंगे, समेशन x अपॉन n से x बार और समेशन y अपॉन n से y बार ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात करने के बाद में आप x माइनस a का सूत्र का प्रयोग करके इसका विचलन और y माइनस a y श्रेणी के कल्पित माध्य से x बार, y x माइनस x बार और y माइनस y बार से डेविएशंस ले लें। डेविएशन लेने के बाद में इनका आप स्क्वायर कर ले, तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र काम में आपको ले लेना है क्योंकि इनका योग जो है वो इस सूत्र में आ जाएगा। ऐसे ही जो विचलन है उनका गुणनफल कर ले dx dy ऐसे, और फिर इसका योग कर ले, तो इस सूत्र में आप ऊपर इस जगह पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न दे रखा है तो आप देख रहे हैं कि हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा इस सूचना की स्थिति में। इसके अलावा फिर आप देखें इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर प्रश्न में पदों की संख्या दे रखी है, इसका मतलब n है, चाहे वो x के लिए चाहे वो y के लिए चाहे दोनों के लिए, क्योंकि युग्म मतलब पेयर ऑफ x एंड y, तो वो हमेशा समान होंगे। यहाँ पर नहीं भी है तो भी 10 है। समांतर माध्य आपको मीन वैल्यूज दे रखे हैं, x श्रेणी का x बार और y श्रेणी का y बार।
ये देखिए, माध्य से विचलनों के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन। तो ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, समेशन डी स्क्वायर ऑफ एक्स और समेशन डी स्क्वायर ऑफ वाई आपको दे रखा है। तत्संबंधी माध्य से x तथा y श्रेणी के विचलनों के गुणनफलों का योग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y सीरीज एंड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन। तो ये आपको क्या दे रखा है, समेशन dx dy दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यूज होने पर फिर आप कौन सा सूत्र काम में लेंगे, वापस यही सूत्र आपको काम में लेना है, क्योंकि dx dy है, डी स्क्वायर एक्स है, डी स्क्वायर वाई आपको दे रखा है। क्योंकि एक्चुअल मीन है तो एक्चुअल मीन के यही फार्मूले हैं, इन्हीं में से अपने को देखना पड़ेगा किस सूत्र का प्रयोग करना है। ऐसे ही आप अगला वाला देखिए, आपको दे रखा है प्रश्न में पदयुग्मों की संख्या n प्रश्न में है, दोनों के लिए समान होती है। माध्य x श्रेणी का दे रखा है और y श्रेणी का दे रखा है। ऐसे ही प्रसरण दे रखा है, प्रसरण का मतलब वेरियांस दे रखा है यहाँ पर। ये जैसे x श्रेणी का है तो इसको आप vx लगा लेंगे 225। ऐसे ही यहाँ पर ये y श्रेणी का प्रसरण दे रखा है तो इसको आप vy लगा लेंगे 625। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन याद करना है तो आप क्या करें, अंडर रूट ऑफ वेरिएशन कर ले, तो 225 का रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा। और अगर आप एस डी ऑफ वाई निकाल रहे हैं तो क्या करें, डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूं, इस बार सूत्र इधर लिखा है, वेरिएंस का अंडर रूट कर ले तो ये 25 आ जाएगा। और यहां पर 225 का अगर आप रूट कर ले तो 15 आ जाएगा। तो ये एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई आपके पास में आ गए। एक्स बार और वाई बार आपको दे रखे हैं। नीचे देखिए, एक्स तथा वाई श्रेणी के विचलनों माध्य से के गुणनफलों का योग, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन। तो ये आपको समेशन dx dy दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूंकि हमें समेशन dx dy दे रखा है, n दे रखा है, एस डी नहीं था, वेरिएंस था, पर हमने ज्ञात कर लिया। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट की बात ही हम यहां पर कर रहे हैं फिलहाल। तो इस प्रकार से इस सूत्र में ये जो वैल्यू है इनको अगर हम लिख देंगे, अगर एक एग्जांपल के तौर पे लिखना हो तो मैं इसमें लिख देता हूं कि ऊपर आप 6750 अपॉन n 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस डी ऑफ एक्स से, जो हमने इधर कंप्यूट कर लिया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एस डी ऑफ वाई से, जो यहां पर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, प्रमाप विचलन में दे रखा है डायरेक्टली प्रश्न में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एस डी दे रखा है, ये भी एस डी है, ये एक्स श्रेणी का है, ये वाई श्रेणी का है। ऐसे ही समांतर माध्य दे रखा है अपने को प्रश्न में, एक्स श्रेणी का एक्स बार और वाई श्रेणी का वाई बार कहलाएगा। कल्पित माध्य दे रखा है, देखिए एज्यूम मीन इज ए, एक्स श्रेणी का ए एक्स और वाई श्रेणी के लिए अब इसको आप क्या कहेंगे, ए वाई। फिर पदयुग्म यानी कि आपको n दे रखे, कुल मिला के पदयुग्मों की संख्या। फिर माध्य से विचलनों के गुणनफलों का योग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन। तो ये आपको प्रश्न में समेशन dx dy दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में किस सूत्र का प्रयोग करें, अपने पास में एक ही विकल्प है, ये लास्ट वाला, कि आपको यहां पर ये वैल्यू मिल गई है, n प्रश्न में दे रखा है, n लिख देंगे यहाँ पे इस जगह पे, x बार और y बार, यहाँ पर क्रमशः x बार और y बार, और इसमें से घटाना है आपको एज्यूम मीन x श्रेणी का x बार में से और एज्यूम मीन y श्रेणी का y बार में से। ये जो वैल्यू आएगा उनको आपस में गुणा करके n से गुणा करना है। ये जो फिर प्रोडक्ट वापस इनका आएगा उसको आपको समेशन dx dy के वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। नीचे n एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, तो n का दोनों प्रमाप विचलनों से गुणनफल ज्ञात करके ये वैल्यू अपन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर माध्य से विचलन की स्थिति स्पष्ट हो प्रश्न में, तो
प्रश्न में दी गई सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए जो ये विभिन्न प्रकार के सूत्र दे रखे हैं, इनमें से जिस भी स्थिति का प्रयोग किया जाना है उसका प्रयोग करके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। निर्वचन का तरीका अभी भी सामान्य निर्वचन का जो तरीका है वो वही है कि अगर पॉजिटिव आए तो हम बोलेंगे धनात्मक, नेगेटिव आए तो बोलेंगे ऋणात्मक, 1 आ जाए तो बोलेंगे पूर्ण सहसंबंध, 0 आ जाए तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड इफ वैल्यू कम्स below, if value is below 0.25 there is low level correlation, if value of correlation coefficient is in between 0.25 and 0.75 there is moderate level correlation, and if value is more than 0.75 but below 1 it is high level correlation between x and y। तो साइन को ध्यान में रखें और वैल्यू को ध्यान में रखें और इंटरप्रेट करें कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। फाइनली करना ही चाहिए, हमें हर प्रश्न में पूछा भी यही गया होता है। इसके बाद में हम कुछ विशेष स्थितियां और देखते हैं कि प्रश्न में अपने को हमें मालूम है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2 श्रेणियों के मध्य ज्ञात किया जा सकता है। जब अपन सिंपल कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन सरल हमने जाना है, आंशिक कोरिलेशन भी होता है और बहुगुणी कोरिलेशन भी होता है, परंतु हम सिंपल कोरिलेशन की बात करें तो उसमें 2 ही चर होते हैं, एक कारण चर और दूसरा प्रभाव चर, यानी कि एक के कारण दूसरे के ऊपर प्रभाव आता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यह संबंध होता है जब 2 चरों में, तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं। पर अगर प्रश्न में हमें 3 प्रकार की श्रेणियां दे रखी हो, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x, y और z, तो कैसे बताएंगे? तो फिर हम ये बताएंगे कि किन 2 श्रेणियों के मध्य सबसे ज्यादा सहसंबंध है। 2 श्रेणियां कौन सी समान प्रकार की किस्म की हैं, वो कैसे बताएंगे? कि 3 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे हमारे। अब x और y के मध्य हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे, ऐसे ही x और z के मध्य हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे, और एक बार और हम ऐसे ही प्रश्न बनाएंगे जिसमें कि y और z दोनों होंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसके लिए भी ज्ञात करेंगे। यानी कि 3 प्रकार के कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो जाएंगे। अगर सीरीज अपने पास में 3 दे रखी है और अपने से पूछा है कि किन 2 चरों के मध्य परस्पर सहसंबंध सबसे अधिक है, या किन में सबसे ज्यादा समानता है या एक रूपकता है, अगर ये बात यहां पर है तो ये तीनों वैल्यूज हम कंप्यूट कर लेंगे। और फिर 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि एक तो धनात्मक होना चाहिए और दूसरा अधिक होना चाहिए। जो वैल्यू इन तीनों में से सबसे अधिक हो और साथ में धनात्मक भी हो, ऋणात्मक नहीं, साथ में धनात्मक भी हो, तो हम बोलेंगे कि उन 2 श्रेणियों के मध्य परस्पर सहसंबंध सबसे प्रगाढ़ है, सबसे अधिक है। धनात्मक चिन्ह का मतलब दोनों समान दिशा में परिवर्तन होते हैं। अगर x में वृद्धि होती है तो y में भी वृद्धि होती है। या अगर ये व्यक्ति हैं और रैंकिंग देते हैं तो x जिन आधार पर रैंकिंग देता है y भी उसी आधार पर रैंकिंग देता है। तो ऐसी स्थिति में हम 3 वैल्यू ज्ञात करके आपस में कंपेयर कर लेंगे। प्रायः ये जो स्थिति है 3 श्रेणियों की, ये रैंक कोरिलेशन मेथड में स्पीयरमैन में आती है। तो प्रश्न में अगर रैंक दे रखे हैं तो आप सीधा ही प्रारंभ कर दीजिए, और प्रश्न में अगर श्रेणियां दे रखी हैं तो पहले इनको आप समान आधार पर असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर में, जैसा भी चॉइस हो, रैंकिंग देके फिर स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट XY पेयर, XZ पेयर एंड YZ पेयर के बीच में ज्ञात कर लीजिए। 3 युग्म यहां पर बन जाएंगे, ऐसे पेयर बन जाएंगे अगर 3 श्रेणियां दे रखी हैं तो। 3 आंसर्स आप निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से हम आपस में अगर 2 से अधिक श्रेणियां दे रखी हो तो युग्म बना के तुलना कर सकते हैं। फिर आप बोर्ड पे देख रहे हैं ऊपर विलंबन और अग्रगमन, लैग एंड लीड। इसका मतलब यह है कि जो कारण चर है उसका प्रभाव लैग मतलब विलंब से आता है, बाद में आता है, और अग्रगमन का मतलब क्या हो गया कि जो कारण चर है उसका प्रभाव पहले ही आ जाता है। तो
इसको हम कैसे करते हैं कि अगर आपको यूं कह रखा हो कि दो श्रेणियां हैं एक्स और वाई, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 2, 5, 7, 9, 6, ऐसे ही 5, 7, 4, 8, 5, और प्रश्न में क्या रखा है कि 1 वर्ष का विलंबन है या 1 वर्ष का अग्रगमन है। दोनों ही स्थिति में यही बात बनेगी। तो एक्स चर का प्रभाव वाई चर, मैं एग्जांपल जो मान रहा हूं, एक्स चर का प्रभाव वाई चर पर 2 वर्ष के उपरांत आता है, और इधर आपको वर्ष दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ष। तो 2 वर्ष मतलब इस 2 का प्रभाव कब आएगा, यहां पर आएगा 2 वर्ष के बाद में। इस 5 का प्रभाव कहां पे आएगा, इस 8 में आएगा। 7 का प्रभाव कहां पे आएगा, इस 5 में आएगा। तो ये मूल्य आपस में संबंधित हैं, इन मूल्यों को अपने को छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम वापस एक श्रेणी बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे इनको, 2 के सामने आपको क्या लिखना है, 4, क्योंकि 2 का प्रभाव इस 4 पर 2 वर्ष बाद में आ रहा है, 1 साल और दूसरा साल। ऐसे ही 5 के साथ में 8 लिखना पड़ेगा, और 7 के साथ में 5 लिखना पड़ेगा। और ये अपना एक नया प्रश्न हो गया। वैसे ही जैसा कि हम दूसरे प्रश्न हल करते आए, तो लैगेंड का प्रभाव ऐसे आप लेके आइए। 2 वर्ष के बाद में प्रभाव आता है, इसलिए 2 वर्ष के बाद में हम यहां पर इसके साथ में इस वैल्यू को लिखा है। इनमें आपस में संबंध है, इसके कारण ये है, कारण और प्रभाव। यहां पर हम इस प्रकार से तो सीरीज को रीअरेंज करके फिर वापस वही जैसा भी सूत्र का प्रयोग अपन करना चाहें उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करें और आंसर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ज्ञात कर लें। तो ये है अग्रगमन और विलंबन, लैग एंड लीड। ऐसे ही सामान्यतः हम जो प्रकट करते हैं, जो निर्वचन के नियम वो है धनात्मक या ऋणात्मक और उसकी मात्रा के आधार पर कई बार अपने से प्रश्न में सार्थकता पूछी जाती है कि क्या ये सह संबंध जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू प्रकट कर रहा है, whether this is significant or not. To test the significance, we need to compute probable error. Probable error या संभाव्य विभ्रम जो कंप्यूट किया जाता है, पीई लिखे या पीई ऑफ आर लिखे, बोथ आर सेम, 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कार्ल पियर्सन से आया है उसको आप यहां पर प्रतिस्थापित करें। नॉर्मली ये कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सार्थकता का परीक्षण हो रहा है, उसमें पीई कंप्यूटेशन होता है अपॉन अंडर रूट ऑफ, बुक्स में स्मॉल एन भी मिलेगा और कैपिटल एन भी मिलेगा, आप चाहे जो लिखें, यहां पर मैं कैपिटल एन लिख रहा हूं। स्मॉल एन का प्रभाव वहां पर आप ध्यान रखेंगे, जब अपन कॉनकरेंट मेथड यूज करते हैं तो स्मॉल एन इज n माइनस 1, कैपिटल N माइनस 1। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके कार्ल पियर्सन जैसे कोएफिशिएंट ज्ञात कर लें, फिर P इस फार्मूले से हम कंप्यूट कर ले। अब आप देखें कि यहां पर यह स्थिति है, अगर R का जो वैल्यू है वो P से कम हो जाता है, प्रोबेबल एरर जो हमने कंप्यूट कर लिया इस सूत्र से, इसकी तुलना किससे करें, Pe से करें। और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लेस तो हम कहेंगे कि वहां पर जो x और y के मध्य सह संबंध है वो है या नहीं है, वो कोई आशय ही उसका नहीं है, उसमें x और y में सह संबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। यहां पर इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। दूसरा हम देखें, ये लिखा हुआ है कि अगर r का मान, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान 6 टाइम्स ऑफ p के से ज्यादा है, 6 टाइम्स ऑफ पीई से ज्यादा है, ऐसे देखें इसको, अब आप ज्यादा ही चाहिए तो पी का जो वैल्यू है उसको 6 से मल्टीप्लाई करें और कंपैरिजन कर लें। पर बुक्स में प्राय इसको ऐसे कंपेयर किया हुआ है कि पी में आर का भाग दे दें, पी में आर का भाग दे दें और इसकी तुलना आप किससे करें, 6 से करें। अगर ये
ज्यादा आता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सिग्निफिकेंट, और अगर कम आता है तब कहेंगे कि नॉट सिग्निफिकेंट, एक्स और वाई के मध्य में अर्थपूर्ण संबंध नहीं है। तो ज्यादा आने पर बोलेंगे अर्थपूर्ण संबंध है या सार्थक संबंध है, और कम आने पर बोलेंगे सार्थक संबंध नहीं है। इसके अलावा दो और स्थितियां हो सकती है कि अगर आर का जो मान है वो 0.3 से कम आ जाए और टी भी बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि सहसंबंध नगण्य है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सहसंबंध जो प्रकट हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य के बराबर है। और अगर आर का मान 0.5 के बराबर या ज्यादा आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि सहसंबंध विद्यमान तो जरूर है। Correlation exists between x and y if value of r is 0.5 or more, and if value of r is below 0.3 and PE is very low, then we can say there is negligible correlation. इसको आप इग्नोर किया जा सकता है, कोरिलेशन है तो जो भी दिख रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रमाप विभ्रम, संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर के आधार पर सहसंबंध गुणांक की सार्थकता को देख सकते हैं। और यहां पर अगर आगे हमारे पास में ऐसी आ रहा है तो हम संभाव्य विभ्रम के बाद में अगर हम स्टैंडर्ड एरर की बात करें, स्टैंडर्ड एरर, तो आप देखें यही सूत्र है, बस इसमें से ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको आप हटा दें। तो देखिए ये सूत्र बन गया किसका, स्टैंडर्ड एरर का, प्रमा विभ्रम। जब आपने यहां से 0.6745 हटाया तो इसका मतलब ये होगा कि स्टैंडर्ड एरर प्रमाप विभ्रम का करीब 1.5 गुना होता है। 3/2 ऑफ PE इज इक्वलेंट टू SC, इसका 1.5 गुना होता है। तो इसके आधार पर जब रेंज निकाली जाती है आर की, तो दो तरीके हैं, आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ये प्लस माइनस आर में जोड़ें और घटाएं, एक बार जोड़े और एक बार घटाएं। जोड़ने से ऊपरी सीमा और घटाने से निचली सीमा आ जाएगी, परंतु ये सही व्यक्त नहीं करती उसकी सीमाओं को, आर को। इसमें निर्वचन बहुत प्रभावी नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि जो सीमाएं हैं वो प्रमाप विभ्रम के आधार पर निकाली जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर केवल 50%, दोनों पक्ष में 50% मूल्य ही कवर होते हैं और हमें ज्यादा मूल्यों को कवर करना चाहिए अगर सही इंटरप्रिटेशन करना हो, सही निर्वचन करना हो। तो ऐसी के आधार पर जब हम बनाते हैं रेंज, तो ये क्या हो जाती है, प्लस माइनस 3SE। ऐसी सूत्र से याद कर ले, उसका 3 टाइम्स, अगर एक बार हम घटा दें आर में से तो निचली सीमा, और अगर जोड़ दें तो ऊपरी सीमा आ जाती है। तो ये कुछ विभिन्न स्थितियां थी जो आज हमने इस वीडियो में कवर की हैं। इनको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। सार्थकता के बाद पूछे तो इस वाली स्थितियों को देखें, प्रश्न में आंसर्स निकाल के, आर की वैल्यू निकालने के बाद पी की वैल्यू निकालें और फिर देखें कि तुलना के बाद में कि सार्थकता उसमें प्रकट हो रही है या नहीं, या नगण्य है या अर्थपूर्ण है ही नहीं। जैसे भी स्थिति है वो आप लिखे उसमें। ऐसे ही अगर रेंज की बात करें, सीमाओं की बात करें, लिमिट्स की बात करें, लिमिट्स ऑफ आर, सीमाएं मीन्स नॉट मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो इस तरीके से ज्ञात कर लें। और 3 श्रेणियां दे रखी हो तो प्राय स्पेयरमैन कोटि अंतर में होती हैं, तो 3 श्रेणियां होने पर युग्म बना लें, 2-2 के 3 पेयर बना लें और फिर 3 आंसर्स निकाल के आपस में तुलना करें। हायर पॉजिटिव की बेसिस पे इंटरप्रिटेशन कर लें। विलंबन और अप्रगमन है तो वैसे ही सवाल को मॉडिफाई कर लें। और अगर विभिन्न सूचनाएं अपने को डायरेक्टली प्रश्न में दे रखी हैं तो किस प्रकार से कैलकुलेशन के सूत्र का प्रयोग अपने को करना चाहिए, ये सारी चर्चाएं आज हमने इस वीडियो में रखी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी प्रश्नों को हल कीजिए।